हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आद्या और आप जुड़ चुके हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहां आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एंड 6 से लेकर के 12 तक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। फिर आप सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड से हो, पढ़ाई को लेकर के बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपका एक बहुत अच्छा हमसफर बन जाएगा पढ़ाई में। देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हो तो मैं आपकी क्लास 6 की न्यू हिंदी एनसीईआरटी बुक जो मल्हार आई है उसको आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मेरा नाम है आद्या और अभी तक हम लोग जो है पाठ 10 का पार्ट 1 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और इस वीडियो में आज जो हम करने वाले हैं, जो पार्ट 10 है हमारी परीक्षा, उसका पार्ट 2, मतलब उस कहानी में जहां तक हमने पढ़ाया है उसके आगे क्या होता है वो इस वीडियो में हमें पता चलेगा। और ये प्रश्न का भी खुलासा होगा कि ये परीक्षा जो है किस परीक्षा की बात हो रही थी। चले बढ़ते हैं आगे हम अपने आज के पार्ट 2 की तरफ। अगर आपने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो बच्चों एक बार उसको देख लेना, ताकि आपको कोई भी समस्या नहीं रहे, कोई भी दिक्कत नहीं रहे आगे समझने में। हालांकि मैं एक छोटे सा रिकैप आपको बता देती हूँ। जो अभी तक हमने उस पार्ट में पढ़ा था, वहाँ पे एक मतलब राजा हैं देवगढ़ के, उनके पास उनका जो दीवान है, दीवान कौन होता है बच्चों? आज के टाइम पे अगर हम तुलना करें तो वित्त मंत्री से उसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, पहले के ज़माने में जिसको हम आज के टाइम पे वित्त मंत्री कहते हैं, पहले के टाइम में वही वो दीवान की पोस्ट हुआ करती थी। तो राजा के दरबार में एक दीवान की पोस्ट थी जिस पर हमारे सरदार सुजान सिंह थे, और अब वो जो है आए थे राजा के पास अपना रिटायरमेंट लेने। ठीक है, कि अब मैं 40 साल तक काम कर चुका हूँ, अब मैं नहीं चाहता कि मैं और काम करूँ, क्योंकि अब मेरा शरीर उस अवस्था में नहीं है कि मैं सब चीज़ें संभाल सकूं। और वो नहीं चाहते थे कि बुढ़ापे में उनके शरीर पे, मतलब उनके इतने जो उन्होंने कोई दाग वाग लग जाए, कोई गलती हो गई तो अभी तक उनकी जितनी नेक नामी है वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। तो पहले तो राजा ने उनको समझाया कि नहीं आप ऐसा मत करिए, अभी और चलिए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो हमारे सरदार सुजान सिंह हैं वो मानने को तैयार नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, पर आप ही को एक काम करना पड़ेगा, अपनी जगह पे किसी और को नियुक्ति आप ही को करनी पड़ेगी। आप खुद खोजिए कि वो कौन है जो इस पूरे मतलब हमारे जो रियासत देवगढ़ है उसको अच्छे से संभाल सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अगले दिन न्यूज़पेपर में क्या किया, एक एडवर्टीजमेंट छपवा दिया। उसमें ये बोला गया कि हमारे जो दीवान के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है कह सकते हैं। वहाँ पे जो जिसको भी लगता है कि वो अपने आप को उपयोग समझता है कि वो आप मतलब आप अगर एलिजिबल हो तो आप यहाँ पे अपना आपको आके एग्जाम दे दो। और उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या लिखा था, सबसे पहली चीज आपको हष्ट पुष्ट होना चाहिए, मतलब आप हेल्दी होने चाहिए, मंदाग्नि का मरीज नहीं चाहिए, मतलब वो इंसान नहीं चाहिए जिसको गैस या फिर खाने पाचन से लेकर कोई समस्या हो किसी प्रकार की। पढ़ाई में कम लिखा पढ़ा लिखा हो चलेगा, ठीक है, उनको कोई जरूरत नहीं है कि आपको सनद हो या फिर आप ग्रेजुएट हो, उनको कोई इससे मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, आपके अंदर अच्छी भावना होनी चाहिए, आत्मबल होना चाहिए, साहसी होना चाहिए और दूसरों के प्रति उदारता होनी जरूरी है। मतलब कुल मिला के आपको मानवीय गुण जो है आपके अंदर भरपूर होने चाहिए। पढ़ाई लिखाई का ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। और इसका जो मतलब कह लो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या था, सिलेक्शन प्रोसेस ये था कि 1 महीने तक आपको यहाँ रहना पड़ेगा और आपके रहन सहन और आचार विचार पर गौर किया जाएगा। और जो भी लगेगा कि भाई जिनका आचार विचार अच्छा है, जिनका रहन सहन अच्छा है, वो इस पोस्ट के लिए उपयुक्त होगा। अब यहाँ पे जब ये एडवर्टीजमेंट लोगों के पास आया तो फिर सब लोगों में खलबली मची और तरह तरह हर जगह से कह लो कि लोग आने लगे। जैसे ही लोग आए, कोई मद्रास से आ रहा है, मद्रास मतलब चेन्नई से, कोई पंजाब से आ रहा है, मतलब पूरे भारत से अलग अलग जगह से लोग देवगढ़ आ गए। अपने अपने पोशाकें उन लोग अलग अलग पहने हुए थे। तो उन्होंने एक लाइन लिखी है कि देवगढ़ में रंग बिरंगे लोग दिखने लगे। ठीक है, उसके बाद पहनावे क्योंकि सबके अलग अलग थे, कुछ ऐसे थे जो मॉडर्न थे, कुछ ऐसे थे जो अपने पुराने सोच से संस्कृति को लेकर चलने वाले थे। तो अलग अलग तरह के किस्म के लोग उनको देवगढ़ में दिखने लगे। अब उसके बाद क्या होता है, और तो और जब 1 महीने के लिए रहने के लिए आए तो फिर सुजान सिंह ने सबकी बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। लेकिन अब क्या हुआ, जो लोग हैं वो दिखावे के उस पे आ गए।
सब दिखावा करने लगे, क्योंकि उसने बोला था ना कि आपके रहन सहन पे गौर किया जाएगा। तो जो लोग रात के मतलब कह लो कि सुबह के 10 बजे तक सोते रहते थे, 9-10 बजे तक, आज वो उषा काल में दर्शन करते हैं पार्क में घूमते हुए। उषा काल मतलब सुबह सुबह सूर्योदय की किरणों का दर्शन करते हैं पार्क में घूमते हुए। जिनको बुक से किताबों से कोई लगाव नहीं था, वो बड़ी बड़ी ग्रंथें पढ़ते हैं। मतलब कुल मिला के जितने भी लोग थे भैया, सबके सब वहां पे सदाचार की और नम्रता के गान गा रहे थे कि हमें ये करना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें वहां पे बता रहे थे। ठीक है, केवल दिखावे के लिए। लोगों के दिमाग में ये चल रहा था कि 1 महीने की तो बात है, दिखावा कर लेते हैं, क्या पता अगर इतनी बड़ी पोस्ट मुझे मिल गई तो फिर 1 महीने के बाद कौन पूछता है कि क्या सच में मैं सुबह उठता हूं कि नहीं। तो कुल मिला के लोग दिखावा कर रहे थे। लेकिन जो हमारी आखिरी पंक्ति थी वो ये थी बच्चों कि वहां पे एक बूढ़ा जौहरी बैठा हुआ है जो कि इन बगुलों के बीच में हंस को ढूंढ रहा है। वो बूढ़ा जौहरी कौन है? सरदार सुजान सिंह स्वयं है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पार्ट 1 खत्म हुआ था। अब यहाँ से आते हैं पार्ट 2 पे। ठीक है, अब यहाँ तक की स्टोरी सबको समझ में आ गई, सब लोग आ गए हैं, अब लोग आपस में बैठे हैं। अब उसके बाद क्या होता है, चलो पढ़ते हैं। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंझे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। देखो यहाँ पे क्या होता है कि अब देखो सब जितने भी उम्मीदवार हैं, सबको क्या है, हमारे कह लो कि एक तरह से जुनून है कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। तो जितने भी लोग हैं, सबके अंदर इच्छा है ना कि मैं अपना बेहतरीन पेश करूं, मैं जिस चीज में एक्सपर्ट हूं मैं वो दिखाऊं। तो वहां पे जो लोग हॉकी खेलने में मास्टर थे, उन लोगों ने कहा कि भाई 1 महीने का वक्त है, बैठ के क्या करना है, काम करो कि चलो हॉकी का गेम खेलते हैं। अब वो जो हॉकी खेल रहे हैं उनको तो पता है कि भाई वो हॉकी में अच्छे हैं, तो वही बात वो कह रहा है कि अब उन लोग प्रस्ताव लेकर क्या कि चलो हॉकी का मैच हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंझे हुए खिलाड़ियों ने, किन्होंने रखा है बच्चों? हॉकी के मंझे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, हॉकी खेलना भी तो एक विद्या है, और इसे क्यों छिपा रखें, इस विद्या को हम क्यों छिपा रखें? अब यहाँ देखना, संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। ये जो लाइन है ये खिलाड़ी सोच रहे हैं कि एक काम करते हैं, हॉकी का प्रस्ताव उन्होंने रखा तो वो उसको तर्क देते हैं कि हम हॉकी क्यों खेलना चाहिए, तो कह रहे ये भी तो एक विद्या है और हाथ की सफाई को हम क्यों छिपा के रखें। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वो जो हमारे कह लो कि जो खिलाड़ी हैं जो लेकर आए हैं, वो इनके मन में चल रहा है कि संभव है कि हो सकता है हाथों की कुछ सफाई ही काम आ जाए। मतलब हॉकी खेलने में मैं इतना पारंगत हूँ, और अगर मान लो कि क्या पता मैं हॉकी में जीत जाऊं तो लोगों की नजर में चढ़ जाऊं। मतलब कुल मिला के सब लोग जीतने के लिए एक तरह से अपने आप को बेहतरीन दिखा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आया, कुछ हाथों की सफाई ही काम आ जाए। चलिए, तय हो गया, फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया, और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। मतलब फाइनली डिसाइड हो गया, ठीक है भाई गेम हो रहा है हॉकी का, फील्ड बन गई, मैदान में खिलाड़ी इधर उधर हो गए, हॉकी स्टिक आ गई, अब गेंद जो है, गेम शुरू हो गया। अब उन्होंने गेम शुरू होने के वर्णन कितना अच्छा किया है, गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह। देखो अप्रेंटिस कहते हैं जनरली, इंटर्नशिप जानते हो, वो इंसान जो स्किल सीखने के लिए पढ़ाई करने के बाद जो लोग या फिर बच्चे होते हैं वो अपने आप को इनरोल कराते हैं कि भाई मैं कम पैसे में काम सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो अप्रेंटिस और इंटर्नशिप दो अलग अलग चीज है, दोनों में केवल एक चीज का अंतर है, जो हमारी इंटर्नशिप होती है वो थोड़े टाइम के लिए होती है और उसमें वेजेस मिलते हैं जनरली, और बल्कि अप्रेंटिस में क्या होता है, आपको पैसे मिलते हैं, प्रॉपर सैलरी मिलती है, और ये थोड़ा लॉन्ग टर्म चलता है। लेकिन वो जो लोग आते हैं ना जो सीखने के लिए, जो ऑफिस होता है वहां पे जो ऑलरेडी अच्छे पोस्ट पर हैं, वो उन लोगों को कुछ नहीं समझते, तो वो उन लोगों से सब काम करवाते हैं, कभी वैसे इधर भेज दो उधर भेज दो, अलग अलग तरह पे। मतलब ये भी देखो समाज के एक वर्ग पे हमारे प्रेमचंद जी ने फिर से चोट कर दी, कितने अच्छे तरीके से, भले ऑफिस से उनका कोई मतलब नहीं है लेकिन चोट कर दिया ना कितना, जैसे कि जैसे बॉल इधर जाती है कभी उधर जाती है कभी इधर जाती है, ठोकरे खाती रहती है एक दूसरे से, वैसे ही वो जो हमारा नया स्किल लोग आते हैं ना उन जो सीखने के लिए, उनके साथ भी लोग अधिकतर ऐसा ही करते हैं। और बच्चों ये बहुत बिटर ट्रुथ है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का। चलो आगे बढ़ते हैं, उन्होंने पूरे गेम को समझा दिया। आगे, रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। मतलब देवगढ़ में ये जो खेल है हॉकी, बहुत ही अनोखी बात थी। क्यों थी अनोखी बात,
आइए देखते हैं। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। भाई देवगढ़ में हॉकी पहले कभी हुआ नहीं था। लोगों को क्या लगता था कि जो पढ़े लिखे हैं, जो बड़ों के गेम हैं, वो क्या है, शतरंज है, ताश है, मतलब वो गेम जिसमें दिमाग चलता है। और ये जो कूद फान वाले गेम है, ये तो भाई बच्चों के खेल माने जाते थे। ठीक है, इसलिए ये बहुत अनोखी बात बोली गई है हॉकी के गेम को। आगे बढ़ते हैं। खेल बड़े उत्साह से जारी था। खेल जो है बड़े उत्साह के साथ जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जाना पड़ता कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार है। देखो मतलब क्या कह रहा है, अब वो खेल का उन्होंने और अच्छे से जिक्र किया है। खेल में बड़े उत्साह के साथ खेल हो रहा था। जब लोग कहाँ गया, धावे के लोग कहते हैं मतलब ऑपोजिट टीम के लोग जो हैं, जब गेंद को लेकर तेजी से आगे बढ़ते, मतलब जब वहां पे प्लेयर्स हैं वो बॉल को लेकर गोल करने के लिए आगे बढ़ते, तो ऐसा लगता है कि मानो लहर, नदियों में जैसे लहर उठता है ना, वैसे लहर सा आता है। लिखा है ना, लहर बढ़ती चली आती है, ऐसा लगता है कि कोई लहर बढ़ती हुई आ रही है। लेकिन जो हमारे ऑपोजिट टीम के लोग हैं वो भी उस आती हुई लहर को इस तरह रोकते हैं, मतलब वो जो बॉल आ रही है गोल की तरफ उसको इतने अच्छे से डिफेंड करते हैं कि ऐसा मालूम होता है कि मानो वो लोहे की दीवार हो, लोहे का वो दरवाजा हो जिससे वो चीजें टकरा के वापस उधर जा रही है। हॉकी के गेम में क्या होता है, लोग इधर से आते, इधर वालों का गोल इस साइड होता है और इधर वालों का गोल उस साइड होता है, तो जैसे ही वो इधर आ रहे होते हैं वो उनको ऐसा रोक देती है, फिर वो अपनी तरफ लेके जाती है, फिर यही काम उधर कर रहे हैं, तो वो पूरे खेल के दृश्य को समझा रहे हैं शब्दों में। आगे बढ़ते हैं। संध्या तक यह धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंखों और चेहरों से झलक रही थी। देखो क्या हुआ, शाम तक ये गेम चला और लोग पसीने से तरबतर, जैसे आप कभी गेम वेम खेलते हो बहुत ज्यादा भाग दौड़ वाला, तो आप कैसे पसीना पसीने हो जाते हो ना, पूरे कपड़े आपके भीग जाते हैं पसीने से। और ये जो लाइन लिखा है बच्चों, खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी, इसका मतलब क्या है, जब खून गर्म हो जाता है ना खेलते खेलते, तो आप आपकी देखोगे गाल में यहाँ लाल हो जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, तो ये जनरली वही बात बोला है कि खून की गर्मी आंखों से और गाल से झलक रही थी, मतलब चेहरे से कैसे झलकती है, लाल पड़ जाती है। ठीक है, आगे। हाफते हाफते बेदम हो गए। भाई इतना भाग दौड़ किया उन्होंने तो वो बेदम हो गया, मतलब सांस बहुत तेजी तेजी लेने लगे, बहुत थक गए, हद से ज्यादा थक गए। ठीक है, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। लेकिन हार और जीत का पता नहीं चला, क्योंकि दोनों इतना अच्छा खेल रहे थे। एक लहर बने हुए थे तो एक दीवार बने थे, फिर कभी ये लहर बन रहे थे तो ये दीवार बने हुए थे, तो इस तरीके से हार जीत नहीं तय हुई। लेकिन हाँ, गेम हुआ अच्छे से, बहुत ज्यादा धूमधाम हुई, बहुत मतलब मस्ती हुई, लेकिन एंड में क्या हुआ, अब गेम खेलते खेलते वो सब थक चुके थे बहुत ज्यादा। आगे क्या बोलते हैं, अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। अब देखो यहां से क्या हुआ, ये वाला जो पैराग्राफ है, अब ये देखो दो सीन को दिखा रहा है। एक तरफ हमारे खिलाड़ियों को दर्शाया जहां पे गेम हो रहा था, और एक बता रहा है उसी से थोड़े दूर में एक नाला था। ठीक है, वहां पे पुल नहीं था, उधर से आने जाने के लिए लोगों को पैर से ही जाना पड़ता था, उसको नाले से चल के पार करना पड़ता था, उस पे कोई पुल नहीं था। यहाँ पे जो सीन है बता रहे हैं कि बहुत ही थक गए हैं, बहुत दम ले रहे मतलब सांसें ले रहे हैं। जो हमारे खिलाड़ी हैं वो एक तरफ थे मैदान में, तब तक दूसरी तरफ वहां पे एक किसान अनाज से भरा हुआ कह लो कि अपनी गाड़ी लेकर के आया, और उसकी वो जो गाड़ी थी उस नाले में फंस गई। क्यों, क्योंकि भाई वो निकल नहीं पा रहा था और भारी था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, उस नाले में आया, अब नाले में आया, उसके बाद देखो क्या होता है। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था, कुछ तो क्या था, वो जो नाला था उसमें कीचड़ था, और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। दो चीजें थी, पहले तो नाले में क्या था, कीचड़ था, और दूसरा बात ये कि उसकी जो गाड़ी थी वो चढ़ाई थी थोड़ा, तो वो ऊंची, मतलब वो ऊंची थी, वहां पे सड़कें, इसलिए वो ऊपर नहीं जा पा रही थी, सड़क नहीं थी,
मतलब जनरली देखो ऐसा था कि मान लो एक ये एरिया है, एक ये एरिया, इधर से इधर आना है तो यहाँ आपको पैदल 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 आना पड़ता। ये वाले एरिया में क्या है, कीचड़ था। अब ये यहाँ से ना ये थोड़ा सा ये हाइट है, समझ लो जैसे होता है ना कीचड़ होता है तो कीचड़ से थोड़ा ऊपर उठते हैं वैसा, तो ऐसा कुछ सीन बना हुआ था। अब क्या है, गाड़ी ऊपर चढ़ नहीं पा रही थी। आगे क्या बोलता है, वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता। कौन, जो वहां पे किसान था, जो किसान अनाज लेकर के आया था, उसकी बात हो रही है। वह कभी बैलों को ललकारता, कैसे बैलों को ललकारता कि भाई ऊपर चढ़ जाओ, होता नहीं है जो गाय पालते हैं भैंस पालते हैं तो आपने देखा होगा कभी वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना तो ऐसे कभी मार के कभी ऐसे ललकारते हैं, चल चल वैसे करके, वो बोल रहा है बैलों को ललकारा, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। लेकिन क्या हुआ, कभी वो बैलों को ललकारता तो कभी पहियों को धक्का मारने की कोशिश करता वो किसान, लेकिन दिक्कत क्या थी, बोझ बहुत ज्यादा था और बैल कमजोर। देखो बच्चों क्या होता है, जब हम चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो हमारे ऐसे भी बॉडी जो है पीछे की ओर डिक्लाइन होती है, ठीक है, और इसके पास बहुत वजन था तो ये जैसे जैसे ऊपर जाता वापस सरक रहा था, उसको बड़ी दिक्कत हो रही थी, वो ऊपर नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि नाली में कीचड़ था और थोड़ी सी चढ़ाई भी थी और उसके पास बोझ अधिक था और उनके बैल कमजोर थे। यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता। अब क्या है, किसान बहुत मेहनत कर रहा था कि भाई कभी बैलों को करता, कभी पीछे से धक्का देता, अब उसकी गाड़ी ऊपर चढ़ ही नहीं पा रही थी, बहुत ज्यादा भार था गाड़ी पे और बैल बहुत कमजोर थे। अब वो क्या करे, तो वो बहुत झुंझला कर बैलों को मारता, होता नहीं गुस्सा उतार रहा था, चलो चलो करके वो उस बैलों पर गुस्सा उतार रहा था, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। गाड़ी जो है वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। देखो नाम ना लेना ना बच्चों एक तरह से मुहावरा है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं पर उस पे कोई असर नहीं होता, ठीक है। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायक नजर ना आता। वहां पे अब क्या है, जब इंसान खुद करने की कोशिश करता है नहीं हो पाता है तो दूसरों की मदद करता है। जैसे मान लो कि कोई स्कूटी है आपकी, ठीक है, और वो फंस गई है गड्ढे में, अब आप उसको निकालने की कोशिश कर रहे हो पर वो नहीं निकलती, आप कभी उसको टायर उठाने की कोशिश कर रहे हो, कभी कुछ करने की, नहीं निकलती, तो आप क्या करोगे, जनरली लोगों से मदद के लिए देखोगे ना कि काश कोई आसपास दिख जाए तो आप उससे मदद ले लो ताकि आपकी गाड़ी बाहर निकल जाए और आप घर पहुंच सको। यहाँ पे भी बेचारे के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। देखो स्कूटी से ज्यादा अच्छा रहेगा कार का उदाहरण ले लो, क्योंकि कार खुद से नहीं उठती, स्कूटी तो खैर खुद ही उठा लेते हैं लोग, कार खुद से नहीं उठती, थोड़ा उसमें एक दो लोग चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी इनका यही हाल था, अब वो ताक रहे थे कि काश कोई मुझे दिख जाए। आगे, बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता मगर वहां कोई सहायक नजर नहीं आता। सहायक मतलब सहायता करने वाला। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। अब गाड़ी रखी हुई है तो भाई उसको अकेले छोड़ के जा भी नहीं सकता था किसान, उस पर इतना सारा अनाज भी था। अब क्या हुआ, बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। आपत्ति मतलब परेशानी, विपत्ति, ठीक है, बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। अब क्या हुआ, इसी बीच में ये सिनेरियो में जो उन लोग दम ले रहे थे, जो उन लोग सांस ले रहे थे, अब उनको लगा शाम हो रही अब घर जाना चाहिए, तो उन लोग वहां से हाथ में हॉकी स्टिक, ये जो डंडा है ना, ये हाथों में डंडे का मतलब हॉकी स्टिक लेकर के वो वहां से जाने लगे। अब क्या हुआ, देखो क्या लगता है वो मदद करेंगे? किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई मतलब ऐसी आंखें कि मतलब आंखें बयां कर दे कि भाई मैं बहुत परेशान हूं, बहुत सहमी हुई आंखों से देखा। किसने? किसान ने। परंतु किसी से मदद मांगने का साहस ना हुआ। लेकिन किसी से भी मदद मांगने का साहस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ होगा उनको ऐसा साहस? कमेंट सेक्शन में बताना। हालांकि मुझे तो लगता है कि देखो एक तो वहां पे किसान है, ठीक है, अब वो जनरली बाहर के आए लोगों से कोई कैसे मदद मांगता है, ठीक है, जनरली एक बात आती है ना, किसान तो वहीं का है। दूसरी चीज, वहां पे जो लोग हैं वो उसको देख तो जरूर रहे थे कि भाई मेरी मदद कर दो, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था क्योंकि देख रहा खिलाड़ी ऑलरेडी सब थके हुए हैं, पता नहीं है, मान लो मैंने बोला वो नहीं किया, ये भी हो सकता है हमारा किसान बहुत स्वाभिमानी हो, वो जनरली नहीं बोले कि भाई मेरी मदद कर दो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ये कल्पना के ऊपर है, ये आप पे प्रश्न छोड़ रही हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना। चलो
आगे क्या है, बहुत ही सहमी हुई नजर से उन लोगों को देखा कि भाई मदद कर दे, लेकिन वो कोई किसी से कुछ बोल नहीं सका, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि किसी को रोके और बोले मेरी मदद कर दो। आगे, खिलाड़ियों ने भी उसको देखा मगर बंद आंखों से, जिसमें सहानुभूति न थी। देखो बच्चों, बंद आंखों से कोई कैसे देखता है? आंख बंद करके देखता है? नहीं, आंख बंद करके नहीं देखता है। आंख बंद का मतलब है उसको देखा लेकिन उसको नजरअंदाज कर दिया। मतलब उन्होंने देखा उसको लेकिन जस्ट वो रखा हुआ है इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो, एक तो होता है देखना, हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, पर बहुत सारी फिर कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम अपने दिमाग तक और दिल तक उतारते हैं। ठीक है, आपके आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, आप रोज देखते हो लेकिन आपको नहीं पता कि किस पेड़ की बात है। लेकिन जिस दिन हम बोलेंगे आपके रास्ते में आम के पेड़ कितने आते हैं, तब आपकी नजर जाएगी और आप उस चीज को दिमाग में रखोगे। एक ऐसा आम का पेड़ है, एक में आम लगे हुए हैं, एक में नहीं लगे, इस तरीके से, समझ लो। तो उन लोगों ने उसको देखा लेकिन बंद आंखों से, मतलब नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया। ठीक है, आगे, लेकिन उसमें सहानुभूति नहीं थी। मतलब सहानुभूति कैसे? जब हम किसी चीज को देखते हैं ना, तो अगर कोई करुणा में है, कोई परेशानी में है, तो हमारे अंदर की मानवता कहती है नहीं, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अब जैसे मान लो कि आप रोड पे जा रहे हो और वहां पे अगर आपको एक गाय दिखती है जिसके सींग में कोई पॉलिथीन फंसी रहती है, ठीक है, तो कई लोग होते हैं उसको देख करके निकल जाते हैं। कई लोग को ये चीज अंदर लगती है कि नहीं यार, उसके निकालनी चाहिए, और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाके निकाल देते हैं। तो पहले वाले लोग होते हैं ना, जो पहली क्राइटेरिया हमारा कैटेगरी था कि जो लोग देखे और निकल गए, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो होते हैं मतलब जो वो बंद आंखों से देखा और सहानुभूति भी नहीं थी उनमें, बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं थी। आगे, उसमें स्वार्थ था। अब वो बता रहे हो वो जो आंखें थी कैसे थी, उनमें स्वार्थ था। ठीक है, स्वार्थ कैसा? कि भाई मेरे को अपने से मतलब है, मैं थका हूं, मैं किसी को क्यों देखूं, मैं अपने काम से मतलब रखूं, मैं तो जीतने आया हूं। क्या जीतने आए हो? दीवान का जो यहाँ पे पोस्ट है उसको, उसके लिए मैं एक अच्छा उम्मीदवार बनना चाहता हूँ। दूसरा, मद था। बच्चों देखो, मद का मतलब नशा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मद है इसका मतलब घमंड से है। मतलब घमंड में थे भाई कि मैं आने वाले टाइम में दीवान बन सकता हूँ, और मैं क्यों, मतलब एक किसान की मदद, इतना उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि उसको भाई जरूरत भी है। आगे, मगर उनमें क्या था? स्वार्थ था, घमंड था, लेकिन उदारता और वात्सल्य। वात्सल्य कहते हैं बच्चों प्रेम को। वो प्रेम जो कि जनरली क्या होता है, जो माँ अपने पुत्र से करती है, ठीक है, तो माँ और पुत्र का जो प्रेम होता है ना, वो निस्वार्थ प्रेम होता है। ठीक है, यहाँ पे वही बोल रहा है कि उदारता और वात्सल्य का नाम नहीं था। मतलब उनमें उदारता की जो भावना है, परोपकार की भावना, वो नहीं थी, और प्रेम तो बिल्कुल भी नहीं था। उन लोगों ने, मतलब जो खिलाड़ी जा रहे थे, उन्होंने उस किसान को देखा बंद आंखों से, मतलब उसको देख के इग्नोर कर दिया। उसमें कोई सहानुभूति नहीं थी, कोई फीलिंग नहीं थी। उनमें क्या था, वो अब लोग जो है वो अपने घमंड में थे। ठीक है, और उसके बाद वो अपने घमंड में, और स्वार्थ था उनको कि भाई वो जितने हैं वो अपने काम से काम रख रहे थे, दिखावे के लिए थे। ये वही लोग हैं बच्चों जो स्टार्टिंग में दिखावा कर रहे थे, याद है? जो रहन सहन के तरीके में और आचार विचार के बड़े बड़े बातें बता रहे थे कि कितने हम अच्छे हैं, हमें नम्रता होना चाहिए, उदारता होनी चाहिए। ये वही लोग हैं जो अभी किसान को देखकर इग्नोर करके चल दिए। आगे बढ़ते हैं, अब चौथा दृश्य। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। लेकिन उन्हीं लोगों में के बीच में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसके हृदय में क्या थी? दया थी, दया की भावना थी। क्यों थी? क्योंकि भाई वो उसको देखा और देख करके रुका, और साहस भी था और हिम्मत भी थी। क्यों थी? अब देखो आगे बताते हैं। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। हॉकी खेलते हुए क्या हुआ था? उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था, लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चल के आया। अकस्मात, अकस्मात मतलब अचानक, ठीक है, अकस्मात मतलब अचानक होता है, ठीक है। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बात ज्ञात हो गई। ज्ञात का मतलब समझ आ गया, ठीक है, ज्ञान हो गया। देखो अभी तक क्या सीन था, वहां पे कोई उसको देख नहीं रहा था, इग्नोर कर रहा था, लेकिन अब जो है एक और खिलाड़ी था वहां पे आ रहा था जिसको पैर में चोट लग गई थी, तो वो लंगड़ाते लंगड़ाते चल रहा था। लेकिन उसकी नजर अचानक से किस पे? उसके गाड़ी पर गई, और किसान को उसने देखा, तो फिर उसको समझ आ गया। क्या समझ में आ गया? कि वो जो है, अब देखो क्या समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। उसको सारी बातें ज्ञात हो गई। क्या बात ज्ञात हुई? डंडा एक किनारे रखा, ठीक है, उसको सारी बातें समझ आ गई। अब उसने क्या किया? बिना कुछ बोले अपना डंडा किनारे रखा, कोट उतार डाला,
ठीक है, कोट पहना हुआ था, मतलब ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि वो मॉडर्न किस्म का लोग है। कोट उतारा और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। क्या बोला? मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। मतलब उसको क्या बात ज्ञात हुई कि इसकी गाड़ी फंस गई है। कहाँ पे? ये देखो, ये सीन है, मैं आपको जो अभी बता रही थी। ये नाला है, एक तरफ ये आप देख रहे हो ढलान है, ये ऊंचाई है। अब ये जो इसका चक्का है ना बड़ा सा, ये इस नाले में फंस रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कीचड़ है। अब ये कीचड़ ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था, तो ये किसान है और ये वो लड़का है जो मदद करने के लिए आया। इसको खुद को चोट लगी हुई थी, ये उसको धक्का देने की कोशिश कर रहा था। अब देखो वो क्या बोल रहा है, किसान को देखा तो उसको समझ में आ गया कि भाई ये जो किसान है बहुत ही परेशानी में है। तो उसने बोला कि मैं आपकी गाड़ी निकाल दूं। पहले हॉकी स्टिक रखा और कोट उतारा। देखो बच्चों, इसको जानबूझ के इस तरीके से लिखा जाता है ना, ताकि आपके दिमाग में पूरा उसका चलचित्र चले, मतलब उसकी पूरी पिक्चर चले। इसीलिए अब देखो, वो तो सीधा लिख सकते थे, वो सीधा आया, ज्ञात हो गया और उसने बोला कि मैं आपकी कुछ मदद कर दूं, लेकिन नहीं, वो आया, हॉकी स्टिक रखा, कोट उतारा, तो ये सब आपके दिमाग में चल रहा है ना, इसीलिए ऐसे लिखा जाता है। चलो आगे क्या बोलता है, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा था। गठे हुए बदन को जनरली मतलब हम मस्कुलर बॉडी कहते हैं, कि अच्छा मतलब हष्ट-पुष्ट आदमी जो है सामने खड़ा था। झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूं। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। देखो जो किसान ने बोला, किसान से उसने बोला कि मैं आपकी गाड़ी निकाल दूं, तो यहाँ पे किसान ने बोला बहुत झुक के, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ। क्यों? क्योंकि भाई उनके तो खुद के पैर में चोट लगी हुई है, वो खुद लंगड़ा रहे हैं, वो मेरी मदद कैसे करेंगे। मैं कैसे बोलूँ कि आप मेरी मदद कर दीजिए। पर हाँ, मैं चाहता हूँ वन ही वन कि आप मेरी मदद भी कर दीजिए। तो फिर उसने कुछ इस पे आर्ग्यूमेंट नहीं किया। जो हमारे युवक है उन्होंने क्या बोला कि मुझे समझ में आ रहा है कि तुम बहुत देर टाइम से फंसे हुए हो, बहुत देर से फंसे हुए हो तुम इस गाड़ी को लेकर के। अब आगे अच्छा, मतलब अब किसान ने उसको बोलने का युवक ने उसको बोलने का मौका नहीं दिया किसान को। वो बोलता है, अच्छा तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहिए को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। देखो अब क्या हुआ, उन्होंने बोला कि ठीक है, अच्छा तुम एक काम करो, मतलब मुझे मालूम होता है कि तुम बहुत देर से परेशान हो, एक काम करो तुम जाओ गाड़ी पर बैठो, बैलों को साधो, ठीक है, मैं पीछे से धक्का देता हूँ चक्के को और देखना गाड़ी अभी तुरंत चढ़ जाएगी। उन्होंने उसकी मतलब हिम्मत की कि चलो मदद कराते हैं, साहस से चलो करते हैं। अब ये बच्चों पीछे ये लिखा था ना, कहाँ गया, साहस की बात की। उसके सामने खड़ा झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे डाला किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारे, कहाँ गया, अकस्मात उसकी निगाह ठिठक गई, उसे किसान की सूरत देखते ही ज्ञात हो गया। कहाँ पे एक वर्ड था, साहस, ये जिसके हृदय में दया और साहस था। ठीक है, दया और साहस, दया समझ में आया, दया कैसे, वो उसकी मदद करने के लिए आगे आ गया, और साहस कैसा, हिम्मत। यहाँ पे हिम्मत दिखी आपको, खुद के चोट लगी हुई है, लेकिन वो कैसे बोल रहे हैं कि एक काम करो तुम गाड़ी पे बैठो, बैलों को साधो, मैं आता हूँ, मैं ऊपर ढकेलवाता हूँ, गाड़ी अभी चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत ना हारी। अब यहाँ पे बता रहे उसने गाड़ी कैसे निकाला। ठीक है, किसान गाड़ी पर बैठ गया, युवक ने पहिए को जोर लगा के धक्का मारा, उकसाया। देखो पहिए को युवक क्या धक्का मार रहा है, और जो किसान है वो गाड़ी पर जाके बैठ गया, और कीचड़ इतना ज्यादा था कि वो जमीन तक गड़ गया था। कौन? हमारा युवक जो था, हष्ट-पुष्ट युवक था, वो गड़ गया था जमीन तक, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। उसने फिर जोर किया, उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। कुल मिला के यहाँ पे ये बता रहे हैं कि गाड़ी ऊपर कैसे आई। सबसे पहले तो भाई उसने, जो हमारे युवक है, उसने बोला कि आप किसान को बोला कि आप बैठ जाइए और बैलों को साधिए, मैं पीछे से धक्का मारता हूँ। तो जब वो पीछे से धक्का मारने गया तो भाई पूरे नाली में वो जो कीचड़ था ना, वो उसके पूरे घुटने तक आ गया। वो उसको धक्का मारने की कोशिश की, नहीं हुआ। फिर एक बार जोर से हिम्मत बांधी कि वहां पे जो बैल थे उनको भी एक साथ, मतलब दोनों का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा था कि किसान ने बैलों को ललकारा, उनको भी हिम्मत मिली बैलों को। फिर उसी वक्त जो हमारा किसान है उसने भी धक्का दिया और कुल मिला के गाड़ी नाले के बाहर पहुंच गई।
अब क्या हुआ, गाड़ी नाले के ऊपर थी। अब किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया। मतलब हे महाराज, महाराज कौन, युवक को कह रहा है हे भगवान आपने मतलब जो है महाराज आपने जो है मुझे उबार लिया, मुझे आज निकाल दिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता, नहीं तो मैं इतना परेशान हो जाता, मुझे पूरी रात यहीं रहना पड़ता, अगर आज आप मेरी सहायता नहीं करते तो मैं पूरी रात मुझे यहीं बैठना पड़ता। चलो आगे। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो। अब युवक ने क्या किया, हंसते हुए उसको बोला कि भाई मुझे कुछ इनाम देते हो। किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। बहुत ही गंभीर आवाज में किसान ने कहा कि अगर नारायण मतलब भगवान चाहेंगे तो ये जो दीवानी है वो आप ही को मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। अब अभी तक तो हंस रहा था युवक, अब युवक ने बहुत ही गौर से उस किसान की तरफ देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, संदेह मतलब एक डाउट हुआ। क्या डाउट हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं, क्या ये जो किसान है वो सुजान सिंह तो नहीं है, हमारा जो दीवान अभी है सरदार सुजान सिंह तो नहीं। अब यहाँ पे क्यों ऐसा उनके मन में संदेह हुआ वो पॉइंट बता रहे हैं। आवाज मिलती है, ये जो आवाज है उनकी मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है, जो चेहरा है ये भी वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, मतलब तीव्र मतलब तेज, किसान ने भी उसकी ओर बहुत ही तेज दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल को के संदेह को भाप गया, किसान ने जो है उसके दिल के संदेह को भाप गया, उसको समझ में आ गया कि वो भाई सुजान सिंह को पहचान गया है। मुस्कुराकर बोला, मुस्कुराते हुए जो किसान है उसने क्या बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलती है। अर्थात ये कबीरदास जी का एक दोहा है, उसका ये एक अंग है। वो ये कहना चाहते हैं कि मेहनत करने से ही आपको सफलता मिलती है। उन्होंने एक लाइन बोल दी, मतलब किसान ने जो इतनी मेहनत किया ना, किसान नहीं, जो हमारा युवक है उसने किसान की इतनी मदद की ना, वही कह रहे हैं कि बेटा तुमने मेहनत तो कर दी, अब इसका परिश्रम तुम्हें मोती मिलेगा। अब मोती कैसे मिलेगा, चलो आगे देखते हैं। अब है सीन 5वां और इस कहानी का आखिरी सीन। निदान कहते हैं बच्चों अंत में, ठीक है। निदान महीना पूरा हुआ, अंत में महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा, चुनाव का जो दिन था वो आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातः काल से ही अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। देखो जिस दिन आपका एग्जाम का जब रिजल्ट आता है ना, तो सोचो आपके मन में कैसी एक्साइटमेंट रहती है। सुबह सुबह भले आप और दिन बहुत देर तक उठो, लेकिन उस दिन आप जल्दी उठोगे, भगवान के पास जाके आरती करोगे, पूजा पाठ करोगे, हे भगवान इस बार अच्छे मार्क्स करा देना, अगली बार मैं मेहनत करूंगा, इस तरह से बहुत सारे आप लोग करते होगे। यहाँ पे भी अब जितने भी उम्मीदवार वहां पहुंचे हुए थे दीवान के पोस्ट के लिए, क्योंकि उस दिन घोषणा होने वाली थी कि किसकी किस्मत अच्छी चमकती है, तो सब लोग जो है उत्सुकता के साथ, उत्साह के साथ थे सुबह में। अब क्या हुआ, दिन काटना पहाड़ हो गया था, ये भी एक मुहावरा है, मतलब दिन कट ही नहीं रहा था, दिन को काटना पहाड़ हो गया था, मतलब बहुत ही बड़ा मतलब परेशानी हो रही थी, एक अड़ गया था, ऐसा लग रहा था कि दिन पहाड़ की तरह अड़ा हुआ है। आगे, प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। कभी कभी लगता था कि हो सकता है मैं जीत सकता हूँ, आशा आती थी, फिर कभी कभी लगता है नहीं यार हो सकता है वो भी जीत सकता है, निराशा भी आती थी, मतलब दोनों भाव सबके चेहरे पे आ रहे थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी, नहीं पता कि आज किसके भाग जग जाएंगे, किसके भाग जगेंगे, जो कि उस पोस्ट को पा लेगा, मतलब जो दीवान बनेगा उसके भाग जग जाएंगे। लक्ष्मी माँ की जो है उनकी कृपा दृष्टि उस इंसान पे पड़ जाएगी, ये किसी को नहीं पता था कि वो इंसान कौन है। आगे, संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया, शाम के वक्त राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगे सजधज बनाए दरबार में आ विराजे। अब देखना, देखो यहाँ दो वर्ड दिया है, एक है रईस और धनाच। देखो धनाच कहते हैं जब हमारे जो उनको जो बहुत पैसे वाले हैं, जिन्होंने पैसे बहुत कमाए, ठीक है, और रईस कहते हैं जिनके अंदाज बहुत ही अमीरों वाले हो। समझ में आ रहा है, दोनों में अंतर है थोड़ा सा। आगे, मतलब अब शाम हो गई, सब लोग का सुबह सुबह से सब वेट कर रहे थे रिजल्ट कब अनाउंस होगा। अब शाम हुई, राजा का दरबार सज गया, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बन ठन करके आ गए राजा के दरबार में।
अब वहां पे क्या होता है, सच धज के आगे और दरबार में विराज गए, मतलब दरबार में आकर के बैठ गए। कौन कौन आए थे? एक तो सबसे पहले दीवानी पोस्ट के जितने उम्मीदवार थे वो थे, शहर के रईस लोग जितने बहुत ही मतलब जिनके अंदाज बहुत बड़े बड़े हैं, रईसों वाले, और एक धनाची, धनाची मतलब बहुत मतलब पैसे कमाने वाले बहुत धनवान लोग आगे, और राज्य के कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी थे राज्य के, और दरबारी जितने भी लोग दरबार में रहते थे वो सब, तथा सारे उम्मीदवार, सब लोग आकर के राजा जी के दरबार में बैठ गए। अब उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे, बेटा अनाउंसमेंट होने वाली है रिजल्ट की, 1 महीने का रिजल्ट। सोचो उनके दिल कितने धड़क रहे होंगे, वो भी इतने सारे लोग थे। आगे बढ़ते हैं। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, देखो अब यहाँ पे जो हमारे सरदार सुजान सिंह है, क्योंकि राजा ने ये जिम्मेदारी उन्हीं को दी थी, इसीलिए वो खड़े हुए और खड़े होकर के अब वो रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, चलो देखते हैं। मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। कौन सा कष्ट दिया है? मतलब 1 महीने तक मैं आपको यहाँ पे रोक कर रखा, ठीक है, और जितने भी अब आप आए हो, भाई सिलेक्शन तो एक का होगा, बाकी जो है उनको तो निराशा मिलेगी, तो ये सब जो भी कष्ट आपको मिल रहे हैं उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। उन्होंने 2 कैरेक्टर बताया है, सबसे पहले दया हो और आत्मबल। देखो बच्चों, वो फिर से बता रहे हैं उनको कैसा कैरेक्टर चाहिए था, जो स्टार्टिंग में बोले थे ना कि आपके रहन सहन और आचार विचार पर गौर किया जाएगा, तो अब वो बता रहे हैं कि मुझे ऐसा चाहिए था जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल हो। आत्मबल मतलब उनकी आत्मा में बल हो, मतलब उनको कोई काम करने के लिए हिम्मत हो, अंदर से, दिखावे वाली नहीं, अंदर से हिम्मत हो। आगे, हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। ये लाइन देखो कैसा, हृदय कैसा, जो उदार हो, उदार हो मतलब परोपकारी हो, जो दूसरों के लिए काम करने के बारे में सोचता हो। हृदय ऐसा चाहिए, दिखावे वाला नहीं चाहिए, उनको ऐसा चाहिए जो दूसरों के बारे में सोचता हो, उदार हो। आत्मबल वह जो आपत्ति का, आत्मबल कैसा, जो कोई भी परेशानी का वीरता के साथ सामना करे। वीरता के साथ मतलब कोई भी अगर परेशानी आ सकती है, हो सकता है उसके अंदर उतनी हिम्मत भी नहीं थी, लेकिन उसको उसके लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए कि भाई मैं लड़ सकता हूं, बाकी कैसे करना है रास्ता तो भाई बन ही जाता है। आगे समझ में आया? और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसे पुरुष मिल गया है, हमें, और इस रियासत के मतलब ऐसा सौभाग्य है इस हमारे देवगढ़ का कि भाई उनको ऐसा पुरुष मिल चुका है। आगे, ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। मतलब ऐसे जो गुण हैं जिनका जो हृदय है वो दया से और परोपकार की भावना से भरा हो, और जिनका आत्मबल ऐसा हो जो कोई भी विपत्ति का डटकर सामना करे, ऐसे लोग दुनिया में बहुत ही कम हैं। और जो है भी वो ऑलरेडी बहुत शिखर पर है, वो हमारे पहुंच से ऊपर हैं। उन तक हमारी पहुंच नहीं है, उन तक हमारी पहुंच नहीं है। मैं रियासत के पंडित जानकीनाथ शाह को दीवानी पाने की बधाई देता हूँ। यहाँ वो अनाउंस कर रहे हैं, मैं रियासत के पंडित जानकीनाथ शाह, किसको? जानकीनाथ शाह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। उन्होंने घोषणा कर दी, हमारा जो नया दीवान है वो कौन है? पंडित जानकीनाथ शाह। अब ये कौन है जानकीनाथ शाह, आपको पता है? चलो पढ़ लेते हैं जल्दी से। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। देखो कहीं भी जब बैठे रहो तो एक साथ अनाउंसमेंट होती है ना, तो हमारे आज के, ये ऐसे समझो कि हमारे आज के जो विजेता हैं इस पूरे 1 महीने के एग्जाम के, परीक्षा के, वो हैं पंडित जानकीनाथ शाह। ठीक है, अब जितने भी लोग बैठे होंगे सबकी नजर किसकी तरफ गई? जानकीनाथ शाह की तरफ। मैम आती है ना क्लास में और आपको बोलती हैं, ओके हमारा क्लास का नया मॉनिटर मान लो कि अनुभव है, तो अब जितने भी बाकी बच्चे हैं सबकी नजर किसकी तरफ जाएगी? अनुभव की तरफ। यहाँ पे भी वही हुआ, जैसे ही नाम अनाउंस हुआ सबकी नजर उसकी तरफ गई। किसकी? जितने भी लोग थे, दरबारी से लेकर के वहां पे हमें उम्मीदवार लोग, और
जो हमारे रईस लोग थे, बहुत धनाढ्य लोग थे, सबकी नजर किसकी तरफ गई? हमारे पंडित जानकीनाथ शाह की तरफ। अब लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक चीज बोली है, मगर उन आंखों में सत्कार था। किन आंखों में सत्कार था? ये ऊपर वाली रियासत के कर्मचारी और रईस जितने भी थे, उनकी आंखों में सत्कार था जानकीनाथ के प्रति, ठीक है। और इन आंखों में ईर्ष्या। किसकी आंखों में ईर्ष्या? जितने उसके कॉम्पिटिटर्स थे, जो बाकी उम्मीदवार आए थे ना दीवान के पोस्ट के लिए, उनकी आंखों में ईर्ष्या थी। क्यों ईर्ष्या थी? क्योंकि उनकी ईर्ष्या इसलिए थी कि उनको मतलब उन्हीं, ये ऐसे समझो कि अगर उसको नहीं मिलती तो वो पोस्ट जो है दीवान की, उनको भी तो मिल सकती थी। मतलब मुझे नहीं मिला तो उसको कैसे मिल गया? ये वाली जो ईर्ष्या है ना, जलन, वो इन लोगों में थी। मतलब भाई मानवता के गुण इनके अंदर इतने अच्छे नहीं थे, ये तो दिखावा कर रहे थे ना। इनकी आंखों में ईर्ष्या थी और उनकी आंखों में सत्कार था, ठीक है, मतलब सम्मान था। आगे सरदार साहब ने फिर फरमाया। फिर सरदार साहब कौन? हमारे अब एक्स दीवान जो हो गए, ठीक है, सरदार सुजान सिंह की बात हो रही है। उन्होंने फिर बोला, क्या आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। अब इन्होंने उसका राज खोला कि ये जो थी, वो जो किसान वाली बात थी, वो परीक्षा थी, जिसमें ये जो है हमारे जानकीनाथ वो खड़े उतरे। क्यों भाई? क्योंकि वो बता रहे हैं कि जो मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि आपको इससे आपत्ति नहीं होगी कि जो इंसान खुद जख्मी है, वो एक गरीब किसान की मदद करने के लिए दलदल में घुस करके, उसके कीचड़ वगैरह सब कुछ सहते हुए, उसकी चोट थी, फिर भी उसके गाड़ी को उसने बाहर निकाली, इतनी भारी गाड़ी को। तो भाई आपको तो ये मानना पड़ेगा कि ऐसे लोगों के हृदय में साहस है, हिम्मत है कि नहीं। दूसरी चीज, आत्मबल भी उनमें बहुत ज्यादा है, और तीसरा उदारता भी है, क्योंकि गरीब किसान के लिए वो काम, ये सब काम करने के लिए आ गए थे, ठीक है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये आदमी जो है परफेक्ट है। और अब आपको समझ में आया, वो जो युवक है उसका नाम क्या था? पंडित जानकीनाथ शाह। ऐसे आदमी गरीबों को कभी ना सतावेंगे। ऐसे भी जो लोग हैं वो कभी भी गरीबों को सताएंगे नहीं। भाई वो इंसान खुद गरीबों की मदद कर रहा है, तो वो उस गरीबों को क्यों सताएगा? आगे, उसका संकल्प दृढ़ है। उसका जो संकल्प है वो दृढ़ है। दृढ़ मतलब मजबूत है, ठीक है। और जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा, उसका जो संकल्प है वो बहुत ही दृढ़ है, जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। मतलब उसके कैरेक्टर को ये नहीं इधर उधर फिसलाएगा नहीं। वो उसका जो मतलब वो जो चीज ठान लेता है वो उसको पूरा करता है। तो वो चीज जो है ना, आगे जाकर के जो हमारा देवगढ़ है उसको बहुत फायदा देगा। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टर में बहुत बड़ी चीज होती है कि इंसान एक चीज पे अड़ा रहे, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी ना हटेगा। भले ही उसको धोखा मिल जाए, पर वो कभी भी दया और धर्म से कभी नहीं हटेगा। मतलब दया और धर्म की ये वाली जो भावना है उसके अंदर से कभी नहीं मिटेगी। तो आपको समझ में आया बच्चों कि ये जो थी परीक्षा, किस परीक्षा की बात थी? क्या ये हॉकी मैच वाला था या फिर ये कोई और रिटन परीक्षा थी? नहीं, ये जो परीक्षा थी बच्चों, ये आपके जीवन की परीक्षा थी। वो परीक्षा जो कि बिना कहे हो गया। मतलब एक ऐसी परीक्षा जिसको लोगों ने समझा ही नहीं कि वो परीक्षा है। और वहां पे जो हमारा जो खिलाड़ी थे, हमारे जानकीनाथ थे, वो देख करके उस किसान को मदद करने के लिए आ गए और उन्होंने उसकी मदद की, जिसके कारण वो परीक्षा में अव्वल हो गए। ये थी भैया स्टोरी। हमारे जो लेखक हैं उनका नाम है प्रेमचंद, जिनका वास्तविक नाम है धनपत राय। आप इनके बारे में मैंने बताया है, पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा और फिर दूसरे को देखिएगा तो आपको हर चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ अब परीक्षा पाठ आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा। इसीलिए बच्चों कोशिश करो कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है उन पे दया करो, उदारता रखो, अपने अंदर मानवीय गुण रखो। ये बहुत ज़रूरी है। जो हिंदी की कहानियां हैं केवल परीक्षा तक नहीं सीमित होती हैं, एग्जाम से बहुत ऊपर हैं भाई। ये आप लोगों को जीवन जीने का तरीका सिखाती हैं। चलो, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि मेरे जो मैग्नेट ब्रेन्स के जो बच्चे हैं, मेरे विद्यार्थीगण,
वो भी बहुत ही प्यारे हैं और अपने अंदर मानवीय गुणों को भी बहुत ही अच्छे से रखे हैं। मैं मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ। देखो, हिंदी में अगर कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए तो खैर हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे आप जा करके देख सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट में डाउट हो बिल्कुल मत परेशान होना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी टीम है आपको हाई क्वालिटी कंटेंट दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहो तो हमारी वेबसाइट भी एक्सेस कर सकते हो और मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लो मोबाइल में, ताकि आपको भाई इजी पड़ जाए ना हर चीज़ एक्सेस करने को। अगर आप देखो सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड से हो, तो बच्चों फिर बिल्कुल टेंशन नहीं लेना यार, मैग्नेट ब्रेन्स है ना आपके साथ। हम लोग मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? आप ही लोग के लिए। और आपसे क्या चाहते हैं? चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो, और वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आ रहा हो तो। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ई बुक या फिर ई नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करके गो थ्रू कर लो। चलो मिलते हैं फिर। जय हिंद और जय हिंद की हिंदी।